नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डेटा में पैटर्न या समूह ढूंढने की, जिसे क्लस्टरिंग कहते हैं। हाँ, क्लस्टरिंग। हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं, कुछ आर्टिकल्स, ट्यूटोरियल्स और ऑनलाइन चर्चाएं भी। जी। और आज हम एक खास तरीके पर विस्तार से बात करेंगे, डीबी स्कैन। हाँ, डीबीएस स्कैन, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज। नाम थोड़ा लंबा है। बिल्कुल। तो देखेंगे कि ये के मीन्स जैसे जो पॉपुलर तरीके हैं उनसे कैसे अलग है और क्यों दिलचस्प है। सही। क्योंकि अक्सर क्लस्टरिंग का नाम आते ही सबसे पहले के मीन्स दिमाग में आता है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, है ना? बिल्कुल है। के मीन्स में एक तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ता है कि भाई कितने क्लस्टर बनाने हैं, मतलब वो के की वैल्यू। हाँ, जो अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल। और दूसरी बात, अगर डेटा में कुछ पॉइंट्स बिल्कुल अलग थलग पड़े हों, जिन्हें आउटलायर्स कहते हैं, हाँ। एंड्रॉइड को अपनी तरफ खींच लेते हैं, सब गड़बड़ा देते हैं। अच्छा। और शायद सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि के मीन्स ना वो सिर्फ गोल गोल से दिखने वाले क्लस्टर्स के लिए बढ़िया काम करता है। मतलब स्फेरिकल शिप्स। हाँ, स्फेरिकल। अगर डेटा का पैटर्न कुछ अजीब सा हो, मान लीजिए दो आधे चांद जैसे जुड़े हुए हों या कोई टेढ़ा मेढ़ा सा आकार हो, तो के मीन्स उन्हें ठीक से नहीं पहचान पाएगा। नहीं, वो शायद उन्हें गलत तरीके से काट देगा या मिला देगा, वो फेल हो जाता है वहां। तो ये जो कमियां हैं, क्लस्टर संख्या पहले बताओ, आउटलायर से दिक्कत, और सिर्फ गोलाकार इनको देखते हुए डीबीएस स्कैन कैसे अलग है, ये काम कैसे करता है? देखिए, डीबीएस स्कैन का फंडा ही अलग है। वो सेंट्रॉइड या केंद्र पर फोकस नहीं करता। अच्छा, तो किस पर? वो देखता है घनत्व, डेंसिटी, मतलब पॉइंट्स कितने पास पास हैं। डेंसिटी जैसे कोई उदाहरण? हाँ, सोचिए जैसे रात को आसमान में तारे देखते हैं हम। कुछ तारे तो बिल्कुल झुंड में दिखते हैं, घने, जैसे कोई तारा मंडल। हाँ, सप्तऋषि ऐसा। बिल्कुल। और कुछ तारे अकेले बिखरे हुए होते हैं। तो डीबी स्कैन भी कुछ ऐसा ही करता है। वो देखता है कि कहाँ-कहाँ पॉइंट्स का घना जमावड़ा है। और उन घने जमावड़ों को वो क्लस्टर मान लेता है। हाँ, और जो पॉइंट्स अकेले बिखरे हुए हैं, उन्हें वो नॉइज या शोर कह देता है, इग्नोर कर देता है एक तरह से। दिलचस्प। तो ये घनत्व या घनापन मापने के लिए वो किन चीजों का इस्तेमाल करता है? मैंने कुछ पढ़ा था एप्सिलॉन और मिन पॉइंट्स के बारे में। सही पकड़ा। ये दो मेन पैरामीटर्स हैं डीबी स्कैन के। एप्सिलॉन, जिसे एप्सिलॉन या एप्सी कहते हैं, वो किसी भी पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा दायरा या रेडियस है। मतलब उसका पड़ोस। हाँ, बिल्कुल, उसका पड़ोस। और दूसरा पैरामीटर है मिन पॉइंट्स। ठीक है। ये बताता है कि उस एप्सिलॉन वाले दायरे के अंदर कम से कम कितने और पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि हम उस जगह को घना या डेंस मान सकें। अच्छा, तो एप्सिलॉन हो गया पड़ोस का साइज, और मिनपीट्स उस पड़ोस में कम से कम कितने पॉइंट्स हों। बिल्कुल। और मिनपीट्स चुनने का एक अंगूठे का नियम भी है। वो क्या? अक्सर कहते हैं कि मिनपीट्स का मान डेटा के जितने डायमेंशंस हैं डी, उससे कम एक ज्यादा हो, D+1, या फिर 2 गुना 2D हो। अच्छा, क्यों? ताकि हम सिर्फ 2-3 पॉइंट्स जो इत्तेफाक से पास आ गए हों, उनको घना ना मान बैठें। मतलब थोड़ा सब्सटेंस हो उस घनेपन में। समझ गया। तो एप्सिलॉन और मिनपीट्स के आधार पर पॉइंट्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। हाँ, 3 मेन कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? पहली है कोर पॉइंट्स, यानी कोर पॉइंट्स। ये वो हीरो पॉइंट्स हैं जिनके एप्सिलॉन दायरे में खुद को मिलाकर कम से कम मिनपीट्स जितने पॉइंट्स होते हैं। मतलब ये क्लस्टर के बिल्कुल बीच में सबसे घनी जगह पर होंगे। एग्जैक्टली, ये क्लस्टर का दिल होते हैं। फिर आते हैं बॉर्डर पॉइंट्स। हाँ, बॉर्डर मतलब किनारे वाले। ये पॉइंट्स खुद कोर पॉइंट नहीं होते, मतलब उनके अपने एप्सिलॉन दायरे में मिन पॉइंट से कम पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये किसी न किसी कोर पॉइंट के एप्सिलॉन दायरे में आ जाते हैं, मतलब ये कोर पॉइंट के पड़ोसी होते हैं। तो ये क्लस्टर के किनारों पर होते हैं। हाँ, ये क्लस्टर की बाउंड्री बनाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है नॉइज पॉइंट्स। नॉइज पॉइंट्स यानी आउटलायर्स। बिल्कुल, ये वो बेचारे पॉइंट्स हैं जो ना तो खुद कोर हैं और ना ही किसी कोर पॉइंट के बॉर्डर पर आते हैं, एकदम अकेले। और डीबीएस स्कैन इनको पहचान लेता है। हाँ, ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है कि ये आउटलायर्स को खुद ब खुद पहचान कर अलग कर देता है। के मीन्स की तरह उनसे परेशान नहीं होता। वाह! तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? क्लस्टर बनते कैसे हैं? प्रोसेस काफी सीधा है। एल्गोरिदम किसी भी एक पॉइंट से शुरू करता है जिससे अभी तक देखा नहीं गया। ठीक है। फिर वो चेक करता है कि क्या ये पॉइंट एक कोर पॉइंट है, मतलब उसके एप्सिलॉन दायरे में मिन पॉइंट्स हैं या नहीं। अगर है तो बढ़िया, एक नया क्लस्टर शुरू हो गया।
अब वो उस कोर पॉइंट से डेंसिटी कनेक्टेड जितने भी दूसरे कोर पॉइंट्स हैं उन सबको ढूंढता है। डेंसिटी कनेक्टेड मतलब वो पॉइंट्स जो एक दूसरे के एप्सिलॉन दायरे में आते हैं और खुद भी कोर हैं या एक चेन के जरिए जुड़े हैं। अच्छा, एक चेन रिएक्शन जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। तो वो क्लस्टर को फैलाता जाता है, सारे कनेक्टेड कोर पॉइंट्स को जोड़ता जाता है, और इस फैलाव में जो भी बॉर्डर पॉइंट्स रास्ते में आते हैं उन्हें भी क्लस्टर में शामिल कर लेता है। और ये कब तक चलता है? जब तक उस घने इलाके के सारे जुड़े हुए पॉइंट्स, कोर और बॉर्डर उस क्लस्टर में शामिल नहीं हो जाते। और जो पॉइंट्स किसी भी क्लस्टर में नहीं आ पाते, वो नॉइज कहलाते हैं। बस। और सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? हमें शुरू में बताना ही नहीं पड़ा कि कितने क्लस्टर बनाने हैं, एल्गोरिथम ने खुद ढूंढ लिया। ये तो वाकई कमाल है। मतलब सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि ये किसी भी शेप, किसी भी आकार के क्लस्टर ढूंढ सकता है, गोल हों या टेढ़े मेढ़े। बिल्कुल, आर्बिट्रेरीली शेप्ड क्लस्टर्स। और क्लस्टर की गिनती भी खुद ही कर लेता है और आउटलायर्स को भी पहचान लेता है। ये तो जैसे अनोमली डिटेक्शन, धोखाधड़ी पकड़ने जैसी चीजों के लिए बहुत काम का होगा। हाँ, फायदे तो जबरदस्त है, पर कुछ बातें ध्यान में रखने वाली भी है। अच्छा, क्या? कमियां भी हैं। कमियां नहीं कहेंगे, पर चुनौतियां हैं। एक तो ये कि डीबी स्कैन उन दो पैरामीटर्स एप्सिलॉन और मिन पीटीएस पर काफी निर्भर करता है। हाँ, वो तो है। और उनका सही मान चुनना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे के डिस्टेंस प्लॉट देखना, उसमें एक एल्बो या मोड ढूंढना, पर थोड़ा अनुभव चाहिए होता है। और दूसरी चुनौती तब आती है जब आपके डेटा में क्लस्टर्स की डेंसिटी बहुत अलग-अलग हो। मतलब कोई क्लस्टर बहुत घना हो और कोई काफी बिखरा हुआ। तो एक ही एप्सिलॉन और मिन पीटीएस सेटिंग सबके लिए काम नहीं करेगी। सही, तब दिक्कत हो सकती है। और एक छोटी सी बात और कि कभी-कभी कोई बॉर्डर पॉइंट किस क्लस्टर में जाएगा, ये इस बात पर निर्भर कर सकता है कि डेटा को किस क्रम में प्रोसेस किया गया। हालांकि ये ज्यादातर मामूली फर्क होता है। और वो कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी वाली बात, हाई डायमेंशन में। हाँ, जब डेटा के बहुत सारे फीचर्स या डायमेंशंस होते हैं तो दूरी का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा अजीब हो जाता है। पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत दूर लगने लगते हैं, जिससे डेंसिटी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। समझ गया। तो पैरामीटर चुनना, अलग-अलग डेंसिटी और हाई डायमेंशन, ये कुछ मुश्किलें हैं। क्या इसके कुछ बेहतर वर्जन भी आए हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे HDBSCAN है, हायरार्किकल DBSCN। वो इनमें से कुछ दिक्कतों से, खासकर अलग-अलग डेंसिटी वाली समस्या से बेहतर तरीके से निपटता है। अच्छा। लेकिन DBSCN अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि सोचिए इसे 2014 में ACM CIJKD कॉन्फ्रेंस में टेस्ट ऑफ टाइम अवार्ड मिला था। अरे वाह, मतलब बनने के काफी साल बाद भी इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया। हाँ, ये दिखाता है कि ये कितना फंडामेंटल और उपयोगी एल्गोरिदम है। वाकई। और असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ देखते हैं हम? कुछ उदाहरण? बहुत जगह, जैसे जियोस्पेशियल डेटा में। मान लीजिए शहरों में क्राइम हॉटस्पॉट्स पता करने हैं, या भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स के क्लस्टर देखने हैं। अच्छा, लोकेशन बेस्ड डेटा। हाँ, फिर जैसे फ्रॉड डिटेक्शन या अनोमली डिटेक्शन में, क्योंकि ये आउटलायर्स को पकड़ लेता है। सही। इमेज एनालिसिस में भी यूज होता है। और रिटेल में भी, जैसे मॉल में लोग कैसे घूमते हैं उनके पैटर्न के आधार पर ग्राहकों के ग्रुप बनाना, कस्टमर सेगमेंटेशन। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो डीबी स्कैन एक काफी शक्तिशाली डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग टूल है। हाँ, खास तौर पर तब बहुत उपयोगी है जब डेटा का आकार हमें पता ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो और हमें आउटलायर्स को पहचानना हो। पैरामीटर चुनने में थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी पड़ती है, सही कहा। पर उन स्थितियों में ये के-मीन से काफी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अभी हमने डेंसिटी और पड़ोस को ज्यादातर स्पेस में दूरी, मतलब फिजिकल डिस्टेंस के हिसाब से देखा, पर क्या हम डेंसिटी या पड़ोस की परिभाषा बदल सकते हैं डेटा के प्रकार के आधार पर? मतलब क्या दूरी के अलावा, जैसे लोगों के व्यवहार की समानता या सोशल नेटवर्क में कनेक्शन, इनको भी पड़ोस या नजदीकी माना जा सकता है? और अगर हाँ, तो उससे क्लस्टरिंग कैसे बदलेगी? सोचने वाली बात है। नजदीकी का मतलब हमेशा फिजिकल दूरी ना हो। एग्जैक्टली। इस पर सोचिएगा।